morning, students. This video is specially designed for the students who are appearing now in the exam, winter exam, specially to understand the therapeutics, homeopathic therapeutics, right? So काफ़ी स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आती है कि थेरापेटिक्स एग्ज़ाम में कैसे लिखें, बराबर। होम्योपैथिक थेरापेटिक्स मतलब क्या, पहले इसे हमको समझना पड़ेगा कि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम कौन से इंडिकेशन पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, बराबर है कि नहीं। जो अप्रोच हमें पायोनियर डॉक्टर केंट, बोगर, बोनिंग हुसैन, डॉक्टर हनीमन ने हमको बताया है, बराबर है, वो होम्योपैथी को कैसे, होम्योपैथिक मेडिसिन को कैसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। अभी जब हम प्रिस्क्राइब करते हैं, जो भी पेशेंट आता है उसमें दो प्रकार के पेशेंट रहते हैं। एक तो एक्यूट रहते हैं, एक्यूट कंप्लेंट्स लेके आते हैं, और एक क्रोनिक कंप्लेंट्स लेके आते हैं, जो हम बोलते हैं कि पुरानी बीमारी और रिसेंट बीमारी। अभी एक्यूट और क्रोनिक में क्या फ़र्क है, जो कंप्लेंट रिसेंट डेवलप होती है, जैसे सर्दी, खांसी, वायरल फीवर, जो 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन से पेशेंट को तकलीफ दे रही है, वो एक्यूट में आता है। अभी ये सब एक्यूट एक रहता है जो 15 से 21 दिन, 22 दिन तक जो चलता है, वो सब एक्यूट में कवर होता है। और जो 21 दिन से ज़्यादा जो तकलीफ चलते रहती है उसे क्रोनिक कंप्लेंट्स कहते हैं या क्रोनिक डिसीज बोलते हैं, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी, और होम्योपैथी डिपेंड्स ऑन द लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। इंडिविजुअलाइजेशन मतलब क्या कि पेशेंट एक ही बीमारी का है, आपके पास आ रहा है टॉन्सिलाइटिस का पेशेंट, पर हम क्या करते हैं, बीमारी पे मेडिसिन नहीं देते, हम इंडिविजुअलाइज करते हैं। मतलब हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, उसका नेचर समझते हैं, उसके खान पीन समझते हैं, हम उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है ये समझते हैं। उसमें अभी दो प्रकार है कि एक्यूट में हमारा जो अप्रोच होता है ये अलग होता है, और क्रोनिक में हमारा अप्रोच अलग होता है। तो एक्यूट टोटलिटी में क्या आना चाहिए, जब आप थेरापेटिक्स एक्यूट का लिखते हैं, जैसे एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, एक्यूट अपेंडिसाइटिस, तो थेरापेटिक लिखने का वे अलग होता है। और जब आप क्रोनिक डिसीज के लिए कोई थेरापेटिक लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये क्रोनिक डिसीज कंडीशन है, बराबर है, तो दोनों में अप्रोच अलग होता है, लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। अभी हम पहले एक्यूट टोटलिटी मतलब एक्यूट डिसीज के लिए अगर थेरापेटिक आता है, फॉर एग्जांपल एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, एक्यूट फेरेंजाइटिस, एक्यूट अपेंडिसाइटिस, लाइक दिस, तो हम कैसे उसको लिखे। अभी ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, तो ये आपके प्रैक्टिस में भी काम में आएगा, तो इसे ध्यान से सुनिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जब एक्यूट थेरापेटिक्स हम लिखते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू हनीमन, इवन मेंशन इन द ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन की कॉजेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आप कोई भी थेरापेटिक जब लिखते हो विथ रिस्पेक्ट टू एनी डिसीज, अभी ये गायनिक का सब्जेक्ट की थेरापेटिक्स हो या सर्जरी का थेरापेटिक्स हो या मेडिसिन डिपार्टमेंट का थेरापेटिक्स हो, मेडिसिन सब्जेक्ट का, आपका ये जो अप्रोच है ये सेम रहेगा। अभी इसमें कोई भी मेडिसिन आपको पूछे, ब्रायनिया पूछे, आर्सेनिक पूछे, है ना, या एकोनाइट पूछे, बेलाडोना पूछे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला जो पॉइंट हमको ध्यान में रखना है या लिखना है वो है कॉजेशन, एलिमेंट्स फ्रॉम, ये रेमेडी का कॉजेशन क्या है इन रिस्पेक्टिव ऑफ द डिसीज कंडीशन। मतलब वो मैस्टाइटिस के लिए आए, अपेंडिसाइटिस के लिए आए, है ना, तो जैसे ब्रायनिया का कॉजेशन जैसे एंगर, वेक्सेशन, राइट, इंडिग्नेशन, लाइक दिस, एक्सपोजर टू सन, चेंज ऑफ वेदर, तो ये आपका कॉजेशन मोस्ट ऑफ द एवरी डिसीज में आ सकता है। पहला सो इम्पॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट है कॉजेशन। सेकंड पॉइंट है मेंटल स्टेट, दैट मीन्स माइंड। जो रिसेंटली जब से पेशेंट को तकलीफ शुरू हुआ है, 7 दिन से, 5 दिन से, 10 दिन से, तब से मेंटल स्टेट कैसा है, पेशेंट में क्या बदलाव आया है माइंड में, उसको हमको नोट करना है या लिखना है। जैसे ब्रायनिया है तो इरिटेबिलिटी आप लिख सकते हैं, है ना, वेक्सेशन लिख सकते हैं, इजीली गेट्स एंग्री लिख सकते हैं, इल ह्यूमर्ड, है ना, टॉकिंग बिजनेस अबाउट, डेलीरियम वांट्स टू गो होम, राइट, कि लाइक दिस। देन पहला कॉजेशन, देन माइंड, देन फिर आता है फिजिकल जनरल, जो जनरल सिम्टम्स होते हैं रेमेडी के,
उसको हमको लिखना है। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रायनिया है, तो ड्राइनेस इज द प्रोमिनेंट सिम्टम इन द ब्रायनिया। ड्राइनेस, अभी ड्राइनेस ऑफ माउथ, ड्राइनेस ऑफ लिप्स, ड्राइनेस ऑफ इंटेस्टाइन लीड्स टू द कॉन्स्टिपेशन, राइट। दूसरा है कि टेस्ट बिटर है ना, टंग कोटेड है, लाइक दिस। जो जनरल सिम्टम्स है वो हमको लिखना है। देन कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर, अभी एक पॉइंट रह गया कि जनरल सिम्टम में आप जनरल मॉडलिटी भी लिख सकते हैं। देन पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर। अब ये पर्टिकुलर सिम्टम जो आपको लिखना है, जो पर्टिकुलर डिसीज आपको पूछा गया है उससे रिलेटेड ही लिखना है। आपको कोई भी दूसरे सिस्टम का या ऑर्गन या पार्ट्स का नहीं लिखना है। अगर अपेंडिसाइटिस आया है तो ब्रायनिया में एक्यूट अपेंडिसाइटिस में कैसे सिम्टम्स होते हैं, है ना, उसको हमको ध्यान में रख के पर्टिकुलर सिम्टम्स कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर लिखना है विथ कैरेक्टरिस्टिक लोकल मॉडलिटी। एंड देन लास्ट में हम सोच सकते हैं कि पैथोलॉजी क्या है इन्वॉल्व, एंड देन वी कैन राइट द एफिनिटी आल्सो, राइट। तो ये हो गया एक्यूट, जब हमको एक्यूट डिसीज के बारे में पूछा जाता है तब, राइट। नाउ अभी अगर क्रोनिक कंस्टिट्यूशनल या क्रोनिक डिसीज के बारे में पूछते हैं, फॉर एग्जांपल अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिसीज जैसे होता है, क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस या पाइल्स, रिकरेंट फिशर, लाइक दिस। इवन इन द मेडिसिन ब्रोंकियल अस्थमा, तो हमको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जहाँ पे देना है तो हमको कॉन्स्टिट्यूशनल डाटा हमको लेना पड़ता है। तो इसमें भी जो पॉइंट्स आपको लिखना है, इट इज़ नियर टू द एक्यूट, बट हमको डेप्थ में लिखना है। तो इसमें कॉजेशन हमको लिखना है, माइंड में पूरा जो सेंसिटिविटी, डिस्पोजिशन, पूरा जो माइंड होता है जो रेमेडी का, तो मेंटल सिम्टम्स आपको लिखना है। यहाँ पे जैसे एक्यूट में डिस्पोजिशन, सेंसिटिविटी ये नहीं आएगा, वैसे क्रोनिक में ये डिस्पोजिशन मतलब आदमी का स्वभाव कैसे है, एंग्शियस है, फियरसम है, तो यहाँ ज़्यादा इसको फोकस किया जाता है या इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो मेंटल सिम्टम्स यहाँ पे लिखना है। थर्ड फिजिकल जनरल लिखना है। फोर्थ वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर एंड द एफिनिटी और द पैथोलॉजी, बट इसको थोड़ा सा डेप्थ में लिखना है, डीप में लिखना है ना। तो दोनों के पॉइंट्स अगर देखा जाए तो इट्स नियर अबाउट द सेम, राइट, बट द थिंग इज दैट द लेंथ ऑफ द आंसर, है ना, हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू द आपको कितने मार्क्स के लिए पूछा गया है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना लिखना है। अभी ये पॉइंट्स क्या लिखना चाहिए ये तो मैंने आपको बताया है कि ये पॉइंट्स लिखना है। अभी काफ़ी लोग कंफ्यूज ये होते हैं कि जो काफ़ी बुक्स दिए हुए हैं जो थेराप्यूटिक्स पे है, राइट, जैसे कुलकर्णी, डॉक्टर कुलकर्णी का है या और कुछ है ना, तो इसमें काफ़ी पैथोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ज़्यादा है, तो ये हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसा लिखा जाए। तो आवर होम्योपैथी इज़ नॉट लाइक दैट, और होम्योपैथी डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअलाइजेशन, इसलिए जो पॉइंट्स बताए हैं, बट ओनली थिंग्स इज दैट कि उसमें कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर हर डिसीज के अलग अलग आएंगे। तो कोई भी डिसीज हो आपको कॉजेशन नियर अबाउट सेम आएंगे, माइंड सेम आएगा, राइट, फिजिकल जनरल भी सेम आएंगे, वो कहीं चेंज नहीं होगा। आप मैस्टाइटिस लिखो, अपेंडिसाइटिस लिखो या टॉन्सिलाइटिस लिखो, राइट। तो हमको ये रेमेडी का ये चीज़ें पूरी तरीके से ध्यान में रखना है ताकि कोई भी थेरेपेटिक्स आए तो हम ये लिख सकें। अब ये जब डिसीज चेंज होता है तो कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर या पर्टिकुलर सिम्टम्स चेंज होते हैं, तो वो हमको अलग अलग ध्यान में रखना है, राइट। तो अभी इसके लिए कौन सा बुक हम यूज़ करें, अभी प्रॉपर वे से अगर देखा जाए तो जनरल जो बुक है उससे हम अगर नोट्स निकालते हैं तो वो कभी भी ज़्यादा अच्छा, हमको उससे अंडरस्टैंडिंग भी अच्छा होगा, एग्ज़ाम में भी लिख पाएंगे और आगे फ्यूचर में प्रैक्टिस में भी बहुत बहुत काम में आएगा आपको। तो जैसे बोरिक बुक है, बोरिक का मटरा मेडिका, SR फाटक का मटरा मेडिका, राइट। जैसे थेराप्यूटिक्स में आपको पर्टिकुलर कोई चाहिए जिसमें कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर भी आपको नोट डाउन करना है तो लिलियनथिल इज़ द बुक, सैमुअल लिलियनथल। सेकंड इज द पॉइंटर्स टू कॉमन रेमेडी, मैडम टाइलर का बुक है ना। भांजा का भी एक होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स पे बुक है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आप जनरली अगर अंडरस्टैंडिंग ले, जैसे बोरिक से, फाटक से,
है ना, कोई दुबे यूज़ करता है तो आप दुबे भी उसको दुबे भी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, बट द वे यू राइट डाउन इन द पेपर और अंडरस्टैंडिंग मस्ट बी लाइक दिस, राइट। अभी काफ़ी समय ऐसा आता है कि राइट डाउन द 3 इंडिकेटेड रेमेडीज फॉर दिस कंडीशन, राइट डाउन द 3 इंडिकेटेड मेडिसिन फॉर द पाइल्स और द फिशर। तो ऐसे समय में हमको कौन सी मेडिसिन लिखना चाहिए? ऐसा नहीं है कि हम कोई भी मेडिसिन लिख लेंगे तो वो अप्रोप्रिएट होंगी। अभी अगर लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन से देखा जाए तो हम लिख सकते हैं कि एक कैरेक्टरिस्टिक अगर उसके जनरल सिम्टम और मेंटल सिम्टम मैच होते हैं तो हम इरिस्पेक्टिव ऑफ डिसीज कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। पर यहाँ पे कैसा है कि हमको एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि जब भी कोई ऐसे मेडिसिन पूछे कि डिस्क्राइब 2 मेडिसिन 3 मेडिसिन, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड द एफिनिटी ऑफ दैट मेडिसिन। मतलब अगर पाइल्स के लिए पूछा है तो हिमोरॉइड या हिमोरॉइडल वेन या एनोरेक्टल एरिया में कौन सा ऐसे रेमेडी जिसका एफिनिटी है, बराबर है कि जीआईटी से रिलेटेड अगर डिसीज है तो हमको ये पहले ध्यान में रखना पड़ेगा या ऐसी रेमेडी सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसका एफिनिटी जीआईटी पे है और उसको फिर डिस्क्राइब कीजिए। इरिस्पेक्टिव ऑफ कि कोई भी उठा के अगर आप ये ले लेंगे, एब्रोटेनम ले लेंगे, है ना, या कोई ऐसे एक्टिया स्पाइकेटा ले लेंगे तो इसका एफिनिटी थोड़ा डिफरेंट है। तो जब रेमेडी आप सिलेक्ट करते हैं तो उसका एफिनिटी क्या है, स्पीयर ऑफ एक्शन कहाँ पे है, कौन से ऑर्गन पे है, पार्ट्स पे है, सिस्टम पे है, उसको ध्यान में रख के आपको रेमेडी या मेडिसिन सिलेक्ट करना है, राइट। अब ये कितना लिखना है ये भी एक सवाल रहता है कि 5 मार्क्स के लिए हम मोस्टली देखा जाता है कि थेरापेटिक में कि आपका जो आंसर है वो एकदम प्रिसाइज होना चाहिए और जो आपको लगता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसमें भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं, राइट। तो डिपेंड्स ऑन कि कितने मार्क्स के लिए पूछा है, आपको उसी तरीके से लिखना है ना। एंड होप यू अंडरस्टैंड बाय दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस और रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट यू कैन आस्क, राइट। सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।